अभी भी सद्बुद्धि आ जाए, मैं ये मानता हूं, अभी भी वो कार्यकर्ताओं की बात सुन लें, वो भी बात हो जाए। क्योंकि अक्सर ये भी तो देखा गया है कि थोड़ा ही बेहतर परफॉर्म करते हैं, उसके बाद खुशी मनाने कहीं और चले जाते हैं और चर्चा बड़ी लंबी चौड़ी होने लगती है। अब वो खुशियां किस तरह की मनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन राजनीति में कंसिस्टेंसी जो है वो तो जरूरी होता है ना। होता है क्या कि बहुत अच्छा चुनाव लड़े, बहुत अच्छा किया, फिर अब रेस्ट पे चले गए, तो सही बात है। और एक दूसरी पार्टी ऐसी है जो हारती भी है लेकिन लगातार मोमेंटम बनाए रखती है। तो पॉलिटिक्स में कई चीज मायने रखते हैं। और जहां तक परिणाम का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में तो क्लियर कट दिख रहा है कि बीजेपी के खिलाफ ही परिणाम आया है। ऐसे में भामरे साहब, मेरा सीधा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने की क्षमता आप प्रियंका गांधी में देख रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी बनारस से उतरती तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की हार हो सकती थी? क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है? और अगर वाकई ऐसी संभावना थी तो पहले कांग्रेस ने इसको क्यों नहीं भांपा? अब इस तरह की बात क्यों की जा रही है? जो पार्टी को एक सीट नहीं आ रहा था वो अब 6 सीट पा करके सीधा सीधा चुनौती देने लगी है प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री के जीत का मार्जिन कम हो गया। इसलिए अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उतर गई होती तो आपने उतारा क्यों नहीं? क्यों किसी ने रोका था क्या आपको क्या लगता है कांग्रेस ग्राउंड की सिचुएशन को भांप नहीं पाई? कांग्रेस को ऐसा लग नहीं रहा था कि बीजेपी 64-65 से नीचे आने जा रही है? इसलिए कांग्रेस के दिग्गज बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे इस पे सस्पेंस बरकरार रखा। उस पे कभी खुल के नहीं कहा कि नहीं राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, या राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी को भी लड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तय कर लिया कि कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे और वो उतरे मैदान में, उसका इंपैक्ट भी हुआ। तो इस तरीके से क्यों नहीं राहुल गांधी या कांग्रेस के तरफ से शुरुआत से ही डिक्लेरेशन हुआ कि नहीं हम बीजेपी को हेड ऑन लड़ेंगे, हेड ऑन भिड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा? पंकज जी, सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट को प्रणाम। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये पैराडॉक्स होता है कि आपको लगता है और आपने मान लिया। इसमें दो पॉसिबिलिटी मैं गिनवाना चाहूंगा। अगर आप कहते हैं कि 2 लाख वोट से ज्यादा मोदी जी को हरा सकते थे, तो उसमें एक चीज सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि 6,12,000 वोट मोदी जी को मिले हैं, और अगर उनका विनिंग मार्जिन है 1.5 लाख के आसपास, तो आप ये देखिए ऑपोजिट इंडियन अलायंस को 4.5 लाख वोट मिले हैं। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी का जो कोर वोटर्स था वो वोटिंग टर्नआउट पे आया ही नहीं, अदरवाइज ये मार्जिन ज्यादा होता। पहली बात ये। दूसरा, इस वोटिंग परसेंटेज से ये पता चलता है कि अगर बीजेपी का कोर वोटर आता तो ये मार्जिन भी बड़ा होता और वोटिंग परसेंटेज भी बड़ा होता। अब इसमें दूसरा सवाल ये होता है कि प्रियंका गांधी जी को क्यों नहीं उतारा? इसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस का रिवाइवल बहुत जरूरी है। कांग्रेस की एक प्लानिंग है जिसमें वो राहुल गांधी जी को पीएम चेहरा बनाना चाहते हैं। जब तक राहुल गांधी जी पीएम चेहरा है, लीडरशिप उनके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के वो हैं, तब तक प्रियंका जी को एक बैक स्टेज पे एक प्रचारक के रूप में रखा जाएगा। जैसे ही प्रियंका गांधी जी को आगे लाया जाता है तो मुझे लगता है वहां पे राहुल गांधी जी का जो पीएम का जो ड्रीम है वो थोड़ा सेटबैक होगा। दूसरा, एक चीज और है, आप देखिए जनरल इलेक्शन और विधानसभा की इलेक्शन में ना वोटिंग पैटर्न का बहुत बड़ा चेंज होता है। तो कांग्रेस 99 सीट्स लाई है, वो कांग्रेस अपने दम पे नहीं, वो अलायंस के पुश बैक से लाई। तो अगर आप देखिए अलायंस वही कैंडिडेट्स अगर अपने खड़े करता तो क्या कांग्रेस 99 सीट्स ला पाती? तो सबसे बड़ा सवाल पॉसिबिलिटी का ये है। दूसरा, इंडियन अलायंस का मैं जरूर मानूंगा कि स्ट्राइक रेट 5वें, 6ठे और 7वें चरण में बहुत अच्छा था, और हर चरण में चुनाव में बहुत तरीके का बदलाव देखा गया है। तो और मुझे लगता है मुस्लिम, ओबीसी, दलित ये एक तरह का विनिंग फैक्टर रहा है इस चुनाव में, इससे कोई नकार नहीं सकते हैं। दूसरा, एक चीज मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और नोट करवाना चाहूंगा कि वोट कम मिलना, वोटिंग टर्नआउट और वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा फर्क होता है। तो बीजेपी 65 लाख वोट और 20% वोटिंग जो कह रहे हैं उनका कम हुआ है, इससे सवाल ये आता है क्या बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है? वो है, मुझे इस सवाल का जवाब लगता है नहीं। दूसरा, मार्जिन कम होने का मतलब ये है कि वोटिंग टर्नआउट
डायरेक्टली नहीं बढ़ा, इसलिए मार्जिन कम कम हुआ है। और कुछ सीटें आप देखिए, सबसे पहले बीजेपी के लिए सेटबैक क्या है कि टॉप ऑर्डर बिखर चुका है। तो आपको पहले तो न्यू बैटिंग लाइनअप और न्यू पिच लानी पड़ेगी। और दूसरा, अमेठी, औरंगाबाद, बिजनौर, गाजीपुर, कौशाम्बी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, रायबरेली और सुल्तानपुर, जब इस सीट की समीक्षा होती है तो यहाँ देखा जाता है कि बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 20% से नीचे गिर चुका है और 55% आपके जो कैंडिडेट थे वो हार चुके हैं। और इनमें से आप ये भी देखिए कि 20 साल में, 2 दशक में सबसे खराब परफॉर्मेंस बीजेपी ने करा है। तो अगर आप ये देखिए, अयोध्या आपके हाथ से निकल चुका है और वाराणसी में मोदी जी का अगर आप कहते हैं 1.5 लाख का मार्जिन है, तो इसकी पॉसिबिलिटी और समीक्षाएं बदल जाती है। ये कोई बड़ा सीधी कैलकुलेशन नहीं है कि अगर आपको इतने परसेंट और इतने लाख वोट मिलेंगे तो इसमें वोटिंग मार्जिन चेंज होगा, नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आप दिल्ली का रास्ता अगर आपको जाना है तो वो यूपी से होके जरूर जाता है और वाराणसी एक बड़ी हॉट सीट है। तो वाराणसी सीट को जीतना बहुत बड़ा लक्ष्य है। और यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ से बीजेपी के लिए एक दो लड़ाई बनती है। आपके जो वोटर्स हैं जो आप पे भरोसा हार चुके हैं, पहले तो वो भरोसा रिटेन करवाना है। दूसरा, एक नई पिच और नए चेहरों को सामने लाना है। कांग्रेस की मुझे लगता है एक सेटबैक यहाँ पे ये आएगा कि आप चेहरों पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो आप कांग्रेस को भी अब थोड़ा चेहरे सामने लाने पड़ेंगे। और जो जातीय जनगणना की वो बात करते हैं उसी के हिसाब से चेहरे आएंगे तो उनका वोटिंग परसेंटेज थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये कहना कि 2 लाख वोटों से जीत जाते, ये पॉसिबल नहीं था। आप देखिए 11-12 लाख वोट में अगर मोदी जी 6.5-6 लाख वोट लेते हैं तो आपको कम से कम 7 या 8 लाख वोट टारगेट करने पड़ेंगे, जो कि अभी इस फेज में पॉसिबल नहीं है। अलायंस की वजह से आप जरूर जीते हैं लेकिन कांग्रेस अपने दम पे नहीं जीती है। तो मेरा तो ये कहना होगा, ये मैथमेटिकली अभी पॉलिटिकल कैलकुलेशन में नहीं बैठता है। नहीं बैठता है। पर एक चीज और सुनने को मिला, आलोक पांडे जी, अफजाल अंसारी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 30 सीट कम से कम योगी के चेहरे पर आया है। मोदी के चेहरे पर 3 सीटें आई होंगी, बीजेपी की वजह से 3 सीटें आई होंगी। क्या ये रियल स्टेटमेंट है या पॉलिटिकल स्टेटमेंट? योगी जी का डर इनको तारीफ करने के लिए मजबूर कर रहा है या योगी जी के लिए अचानक प्रेम क्यों उमड़ पड़ा है? क्या क्या ऐसी बात है? या इनको ऐसा लग रहा है कि योगी वर्सेस मोदी हो गया है, इसलिए हमें ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहिए और पॉलिटिकली हमें उत्तर प्रदेश में कौन सूट करेगा, इसलिए हमें इस तरह का बयान देना चाहिए? ये आपको रियल स्टेटमेंट लग रहा है या पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग रहा है? इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। सबसे आखिर प्रश्न का हेलो, हाँ जी मेरी बोलिए। आवाज आ रही? हाँ आ रही आ रही। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और आजकल योगी जी हमें लगता है बीजेपी से ज्यादा तो विपक्ष को पसंद आ रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद जो है मोदी जी को योगी जी को हटा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, और आजकल तो कल परसों मोहन भागवत के बयान के बाद में भी मोहन भागवत भी और आरएसएस भी विपक्ष को अच्छी लगने लगी है। तो ये जो विपक्ष को योगी और आरएसएस अच्छे लगने लगे क्योंकि उनको लगता है कि इस माध्यम से मोदी को कमजोर किया जा सकता है। एक पार्टी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके वोटर्स के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो इस रणनीति को कैसे काटती है। लेकिन मेरा मानना है कि अफजाल अंसारी का जो बयान है, दूसरा उनके ऊपर मुकदमे बहुत चल रहे हैं, सांसदी रहेगी नहीं रहेगी, तो सोचते थोड़ी तारीफ कर दो, शायद थोड़ी सी लाभ मिल जाए। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है, पर्सनल बेनिफिट का कारण भी हो सकता है, बीजेपी के अंदर फूट बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है, और योगी को जितना बड़ा दिखाओगे तो मोदी को छोटा किया जा सकता है। तो इस तरह से एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसका किस तरह से जवाब देती है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह सिर्फ और सिर्फ मोदी को कमजोर करने का के लिए बनाया गया एक राजनीतिक प्रयास है, जो विपक्ष 99 सीटें कांग्रेस लेके आई है। अब उनका अगले 5 साल तक ये लक्ष्य रहेगा कि किस तरह से मोदी को डिस्क्रेडिट किया जाए विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ पैसे वाले लोगों के माध्यम से।
जिन्होंने कहा था माध्यम। कि मोदी को हराने के लिए मैं वरुण- कई अरब वरुण- डॉलर खर्च कर सकता हूं। वरुण पुरोहित जी, मैं भी यही सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। आपको क्या लग रहा है, ये अफजाल अंसारी के मुंह से योगी आदित्यनाथ की तारीफ, इसको आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर देख रहे हैं या इसको आप जमीनी हकीकत मान रहे हैं? क्योंकि इस तरीके से कहना कि 33 में से 30 सीटें योगी आदित्यनाथ की वजह से आई हैं और 3 सीटें बीजेपी और मोदी के चेहरे पर आया है, और उसमें भी अगर योगी खूंटा नहीं गाड़े होते तो मोदी हार गए होते। यही नहीं रुके अफजाल अंसारी, क्या बुलडोजर का डर है, कई केस खुलने का डर है, या पता नहीं क्या क्या चीज का डर है? और कहते हैं ना कि जब घर फूटे गंवार लूटे, ये जो चर्चा है कि केंद्र वर्सेज राज्य हो रहा है, उसमें कई लोगों को ढोलक बजाने का मौका मिल गया है। अगर ऐसा है तो कि चलिए इसी बीच में जता दिया जाए कि अरे आप ज्यादा जरूरी हैं उत्तर प्रदेश के लिए। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? आपको यह राजनीतिक स्टेटमेंट लग रहा है, डर की वजह से दिया हुआ स्टेटमेंट लग रहा है? क्योंकि एक बड़ा छत्र छाया तो हट गया है ना, वो जो एक बड़ा पेड़ जो उनके परिवार में थे, जिसकी वजह से उनको छाया मिलती थी तमाम तरह की, वो भी अब हट गया है। अब तो बहुत तरह के धूप का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह की बात करना, तो मैं सीधा सवाल आपसे करूंगा कि अफजाल अंसारी के मुंह से योगी आदित्यनाथ की तारीफ को आप कैसे देखते हैं? पंकज कुमार जी, पॉलिटिकल आदमी सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो पॉलिटिकल तो स्टेटमेंट है ही, लेकिन मोटा मोटी में डर का स्टेटमेंट है। क्योंकि उनके, आपने कहा छत्र छाया रही नहीं, खुद के ऊपर मुकदमे पता नहीं क्या क्या होंगे तो खुल नहीं जाए, कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए डर का ही स्टेटमेंट है। जहां तक योगी जी के कहने से कोई सीट नहीं दी, मैंने पहले भी कहा ये चुनाव ही मोदी सेंट्रिक था, विपक्ष भी मोदी का ही वोट पड़ रहा था और पक्ष में ही मोदी का ही वोट पड़ रहा था। मोदी जी का ऑरा बहुत बड़ा हो चुका है, योगी जी का ऑरा अभी नहीं बना है उतनी इस लेवल का। तो सारा वोट अगर जो नाराजगी थी तो वो भी मोदी जी से ही थी, और पक्ष में आया तो भी मोदी जी का है। बीजेपी पिछले 10 सालों में बिल्कुल मोदी सेंट्रिक हो चुकी, मोदी के नाम पे पूरी बेस्ड हो चुकी। बीजेपी का अलग से वोट नहीं बचा है। अब बीजेपी का अलग से वोट होता तो जो वोट कम हुआ है प्रतिशत, जो कोर वोटर था बीजेपी का, वो निराश हो गया या घर बैठ गया या उदासीन हो गया, तो वो इसीलिए हुआ कि मोदी जी की जो पॉलिसी से उससे प्रसन्न नहीं रहा। तो योगी जी का ऑरा मैं नहीं मानता इतना बड़ा है कि किसी को हरा दे जिता दे। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है एक मैनेजमेंट का, कोई मुख्यमंत्री जो होता है वो जाकर के अपने मैनेजमेंट कर सकता है, वर्कर्स को मोटिवेट करना, उसको कंट्रोल करना, कुछ करना। बाकी मोदी जी का ही ऑरा था, मोदी जी चुनाव हारे, मोदी जी चुनाव जीते हैं। और विपक्ष का भी, मैं सब कह रहे हैं विपक्ष मैंने आपको पहले भी कहा, विपक्ष का ग्लैमर ही नहीं बना था, वो तो मोदी जी के खिलाफ का वोट है इसलिए इतनी जीते। हाँ, इनको जब भी तो अगर मगर कह रहे हैं, इनको पता होता है कि मोदी जी का ग्लैमर, जैसे अपन लोग चर्चा कर रहे थे, ग्लैमर डाउन हो गया है, तो ये टिकटें सही लगाते, मजबूती से लड़ते, इनकी सीटें ज्यादा आती। इनको तो अब पता लग रहा है कि हाँ भाई, जैसे अपन ने चर्चा की 4 तारीख बाद दुख होगा, जैसे इनको अब दुख हो रहा है कि हम और मजबूती से लड़ते। जहां तक अंसारी की बात आपने की, मुझे तो पूरा डर के मारे ही लग रहा है कि योगी जी का डर तो है ही लोगों में। कहीं बुलडोजर चाहे वो सही जगह चलाते हैं या गलत चलाते हैं वो अलग प्रश्न है, लेकिन चला दे तो चला ही देना, इस समय तो पावर में। वो डर, मुझे तो डर का स्टेटमेंट लग रहा है। और मोदी जी के बरोबर तो इस समय तो किसी का है नहीं।